किस्सा कुर्सी का में अभी तक आपने विपक्षी दलों की तैयारी देखी, विपक्षी दल कैसे एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं ये हमने आपको दिखाया। लेकिन अब सवाल है कि बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी मोदी सरकार के 9 साल का जश्न मना रही है, लेकिन बड़े बड़े कॉन्क्लेव नहीं हो रहे, लोगों तक जमीन पर उपलब्धियां पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। 24 के लिए बीजेपी ने 19 का हिट फॉर्मूला दोहराने का फैसला किया है। बीजेपी ने सभी सांसदों से उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी है। 3 टाइप के फॉर्म भरने हैं और फोटो अपलोड करने हैं। इसी के आधार पर सांसदों के काम का आंकलन होगा। फीडबैक के आधार पर टिकट कटेगा या बटेगा। यानी जो फॉर्म सांसदों को दिया गया है वो 24 के प्लान का आगाज है। फिलहाल जब तक पीएम मोदी विदेश दौरे पर हैं, तब तक परफॉर्मेंस रिपोर्ट जुटाई जाएगी। मोदी आएंगे, उसके बाद सरकार और संगठन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सांसदों को जो फॉर्म भेजे गए हैं उनमें क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। पहले फॉर्म में सांसदों से प्रेस वार्ता की जानकारी मांगी गई है। पार्टी ने सभी सांसदों को 29 मई से 2 जून तक का समय दिया था, जिसमें सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में प्रेस वार्ता करने के लिए कहा गया था। पहले फॉर्म में इसी की डिटेल मांगी गई है। पूछा गया है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने पत्रकार पहुंचे थे, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस कॉन्फ्रेंस का मीडिया पर क्या प्रभाव पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की फोटो नमो ऐप पर अपलोड हुई या नहीं हुई। अगर बात दूसरे फॉर्म की करें, इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स मीट की जानकारी मांगी गई है। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को ये मीट आयोजित करने का निर्देश दिया था। फॉर्म 2 में इसकी डिटेल मांगी गई है। पूछा गया है कि कितने इन्फ्लुएंसर्स इस मीट में पहुंचे, इसमें कितने पक्ष के थे, कितने तटस्थ और कितने विपक्ष के थे। तीसरा फॉर्म जो है उसमें संपर्क से समर्थन वाली बात पूछी गई है। दरअसल बीजेपी ने पिछले दिनों अपने सभी जिला स्तर के नेताओं को आदेश दिया था कि वो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर संपर्क से समर्थन अभियान शुरू करें। इसमें क्षेत्र के 1000 विशिष्ट जनों से पार्टी के 40 से 50 कार्यकर्ताओं को संपर्क करने के लिए कहा गया था। पार्टी ने अब उन्हीं 1000 लोगों की सूची और उनकी डिटेल मांगी है। इसके अलावा उनसे संपर्क करने वाले कार्यकर्ताओं की भी लिस्ट मांगी गई है। 24 जीतने के लिए बीजेपी ने 19 वाला प्लान अपनाया है। मतलब ये कि वोटर्स की नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी जैसे फैक्टर्स को खत्म करने के लिए परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर फाइनल रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। किसका टिकट कटेगा, किसको टिकट मिलेगा, ये सब इसी पर डिपेंड करेगा। पीएम मोदी विपक्ष दौरे पर हैं। इस बीच ये रफ वर्क पूरा होगा। मोदी के लौटने के बाद सरकार और संगठन में बड़े बदलाव किए जाएंगे। जानकारी है कि तकरीबन 1/4 सांसदों का टिकट कट सकता है। यूपी में लगभग 20 सांसदों के टिकट कट सकते हैं। कई सांसदों की सीट भी बदली जा सकती है। युवा चेहरों को इस बार टिकट में प्राथमिकता मिल सकती है, जिससे ग्राउंड पर सांसदों के पुअर वर्क रिपोर्ट का नुकसान ना उठाना पड़े। यूपी में योगी कैबिनेट के कुछ मंत्रियों को भी 24 के लिए कैंडिडेट बनाया जा सकता है। तो ये बीजेपी की अभी तक की तैयारी नजर आ रही है। बीजेपी हर एक चीज पर बारीकी से नजर बनाई हुई है। प्रदीप जी, ये जो फॉर्मूला बीजेपी तैयार कर रही है या जो ये फॉर्म अपने अपने सांसदों को दिए गए हैं, ये कितना कारगर साबित होगा? चूंकि देखिए, अब 2 बार का टेन्योर हो चुका सरकार का, तो एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर सरकार के लिए हो सकती है। सांसदों से नाराजगी भी चुनौती हो सकती है सरकार के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी की समस्या नहीं है। समस्या भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा बड़ी, और वो है विधायकों और सांसदों की परफॉर्मेंस। उनकी जो एंटी इनकम्बेंसी है वो ये हर पार्टी के लिए समस्या बन रही है कि पार्टी जिता कर लाती है, उसके बाद उनको लगता है कि अब हमारा काम सिर्फ पैसा कमाना है, धंधा करना है, और जिताने के लिए तो नेता है ही, वो जिता के ले आएंगे। तो ये जो समस्या है, इसका हल किसी के पास नहीं है। बीजेपी तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रही है। 2017 में दिल्ली नगर निगम में सबके टिकट काट दिए, 100% काट दिए। तो जो चुनकर आए उनको लगा कि अगली बार भी यही होगा, तो 5 साल ही है कमाने के लिए। तो पता चला उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया। तो उसका नतीजा दिखाई दिया जो चुनाव परिणाम आए। तो ये इस समस्या का हल क्या हो? बीजेपी के लिए समस्या इसलिए है कि वो कैडर बेस्ड पार्टी है, उसके साथ एक मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इस सब के बावजूद अगर ऐसा हो रहा है कि उनके गलत कामों पर, लापरवाही पर, अपने निर्वाचन क्षेत्र की उपेक्षा पर, इस पर अगर अंकुश नहीं लग रहा है, तो ये समस्या है।
और प्रधानमंत्री 2019 के चुनाव के बाद से लगातार जब भी सांसदों की बैठक हो रही है, दो बातें स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये छोड़ दीजिए कि सिर्फ मेरे भरोसे आप जीतेंगे, तो मेरे भरोसे जीतने की उम्मीद छोड़ दीजिए, एक बात। दूसरी बात कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस जो होगी उसी पर तय होगा टिकट कैसे मिलेगा। लेकिन उसके प्रधानमंत्री की चेतावनी के बावजूद बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, आप सदन में जो अटेंडेंस है उसको देखिए तो उससे पता चलेगा हर पार्टी इससे जूझ रही है। तो ये भारतीय राजनीति की बड़ी समस्या बनती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी चूँकि सत्ता में है इसलिए उसकी समस्या और बड़ी हो जाती है। तो एक ही तरीका है कि आप परफॉर्मेंस का लगातार जो है उसको रिव्यू कीजिए और उसके आधार पर टिकट दीजिए। ये मैसेज नीचे तक चला जाए कि जो परफॉर्म करेगा वही रहेगा, परफॉर्म नहीं करेंगे तो पेरिश करेंगे। इसके अलावा और कोई तरीका फिलहाल तो दिखाई नहीं देता। एक तरफ सांसदों का रिपोर्ट कार्ड लिया जा रहा है, परफॉर्मेंस चेक की जा रही है हर्षवर्धन जी, तो दूसरी तरफ संगठन किस तरीके से काम करेगा, संगठन में कितनी खामियां हैं, संगठन कितना मजबूत है, 2024 की चुनौतियों को सामना फेस करने के लिए तैयार है भी या नहीं, इन तमाम चीजों पर भी बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है। तो ये बदलाव देखने को मिल सकते हैं संगठन में भी। देखिए प्राची, मुझे लगता है कि अगर कोई पार्टी 24/7 कॉन्टिन्यूअस फीडबैक सिस्टम के आधार पर पॉलिटिक्स करती है तो भारतीय जनता पार्टी। उसमें जाहिर है कि सबसे बड़ी वजह ये कि चूंकि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोशली जो काम करने की एक जो टेक्निक है जिसको आज तक और कोई क्यों नहीं अडॉप्ट कर पाया या वो निष्ठा नहीं है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी एक अलग किस्म की चुनौती से जूझ रही है और वो चुनौती ये है कि चूंकि नरेंद्र मोदी जिता देते हैं इसलिए एक वर्ग है जो अपॉर्चुनिस्ट है, जो किसी तरह से टिकट चाहिए। और भले ही बार बार ये कहा जाता है कि फीडबैक सिस्टम होगा, फॉर्म भराया जाएगा, देखेंगे कितना किया। एक बड़े नेता ने उत्तर प्रदेश के कहा, अगर जितने कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी चलाती है, सिर्फ जितने कार्यक्रम चलाती है, अगर उनको कोई जनप्रतिनिधि पूरी तरह से जमीन पे उतरकर उसको लीड कर ले, उसको चला दे, वहां खाना पूरी न करे, तो कम से कम प्रतिवर्ष 5000 लोगों से निजी संपर्क बना लेगा। इतनी योजनाएं चलती हैं इस सरकार की। इस सरकार में इतने लाभार्थी हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग समय पर लाभार्थी वर्ग से बात करते दिखते हैं, तो कितने सांसद हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र के लाभार्थियों से कोई तय किया हो कि अच्छा ठीक है, महीने में एक बार मिलेंगे, 2 महीने में एक बार मिलेंगे, 6 महीने में एक बार मिलेंगे। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों का इस बार टिकट मिलने में बहुत अधिक योगदान होने वाला है। और जिसको हम कहते हैं कि आप आए, चुनाव लड़े और उसके बाद फिर गायब हो गए, वो संख्या बड़ी है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मैं 20 की संख्या देख रहा था, मैं तो देखता हूं कि उससे भी ज्यादा टिकट कट सकते हैं, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग हैं जो अपने क्षेत्र में पूरी अटेंडेंस उनकी नहीं रही। एक अटेंडेंस तो है संसद वाली जहां कानून बनना है, दूसरी अटेंडेंस है क्षेत्र वाली, वो योजना के वक्त नहीं है, वो अपने यहां के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसको नहीं जानते, नीचे जो 3 लेयर होती है विधायक और पंचायत वाली उसको नहीं जानते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी समस्या है, संगठन के स्तर पर भी, सरकार के स्तर पर भी। मुझे लगता है कि इससे अगर भारतीय जनता पार्टी निपट पाई तो उत्तर प्रदेश में चमत्कारिक परिणाम भी दे सकती है, क्योंकि वो अकेली पार्टी है जो इस पर काम कर रही है, इस तरह की जिसको निटी-ग्रिटीज कहते हैं, बहुत माइनर पॉइंट्स होते हैं, उस पर बात कर रही है। क्या अहम बदलाव विजय जी हो सकते हैं? चुनौतियां बहुत सारी हैं, परफॉर्मेंस भी चेक करनी है, लोगों की नाराजगी भी देखनी है कि अगर सांसद अपने क्षेत्रों में नहीं गए हैं, योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये तमाम चीजों को देखते हुए कितनी चुनौतियां बीजेपी के सामने हैं लोकसभा चुनाव को देखते हुए? बहुत चुनौतियां हैं और ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी जितने कार्यक्रम करती है, मुझे लगता है हर दिन उनके पास एक कार्यक्रम होता है। और यदि सांसद या विधायक या जो भी पार्टी के लीडर्स भी हैं, यदि वो उसको एक्टिव प्ले करें, रोल प्ले करें, तो कोई संकट ही खत्म नहीं होगा। ये फॉर्म भराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इस पूरी पार्टी की, संगठन की, सरकार की जो सबसे बड़ी समस्या, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इतना बड़ा फेस है कि सबको लगता है वही हमारे तारणहार हैं। अब वो बैठे हुए हैं तो वही कर देंगे सब कुछ काम। उस फेस के चक्कर में वो जो सांसद हैं, वो जो विधायक हैं, वो जो कार्यकर्ता है, वो फील्ड में जा ही नहीं रहा। आप सांसदों के टिकट कटने की बात कर रहे हैं, 75 मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट में, 75 में से 50 लोगों के नाम लोगों को नहीं पता होंगे कि वो क्या, कौन लोग हैं मंत्री। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चले जाइए और यदि वहां पर आपको कोई बता दे कि भाई 75 मंत्री कौन से हैं आपके,
तो भी मैं जान जाऊंगा कि वो क्या काम कर रहे हैं। इसलिए संसद में उनकी उपस्थिति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो क्या काम कर रहे हैं, क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। और प्रधानमंत्री जितना काम करते हैं, जैसे त्रिपाठी जी ने जिक्र किया कि वो लाभार्थियों से मिल रहे हैं, वो हर दिन एक अलग तरीके का कनेक्ट रखते हैं। वो लाभार्थियों से बात कर रहे हैं, वो गैस कनेक्शन वालों से बात कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री आवास योजना से बात कर रहे हैं, वो वैक्सीन पर बात कर रहे हैं। क्या कोई सांसदों ने देखा कि उनके क्षेत्र में कितनी वैक्सीन लगी? क्या उन्होंने देखा कि पीएम आवास योजना के तहत जो मकान मिले हैं उनको मिल गए कि नहीं मिल गए? क्या वो शौचालय बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए? यदि उनसे भी वो कनेक्ट करते तो वो नहीं होता। ये जो फॉर्मेलिटी है, ये मैं नहीं समझता कि बहुत कारगर होगी। फॉर्म भराने से कुछ नहीं होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने लोग आए नहीं आए इस फॉर्म से नहीं होगा। ये एक रेगुलर प्रोसेस था जो पार्टी में लगातार चल रहा था, वो रुकता जाता है क्योंकि सबको लगता है कि हम जीतेंगे प्रधानमंत्री जी के सहारे। तो जहाँ पर नेता मजबूत नहीं होता वहाँ पर जो कार्यकर्ता है या विधायक है या सांसद है वो अपनी ताकत लगाता है। यहाँ वो ताकत उन्होंने छोड़ दी है। वो सोचते हैं बस मोदी जी के सहारे पर हम जीत जाएंगे। और फिर चुनावों में भी होता है कि नहीं, मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, सरकार चलाने के लिए संभव है। इलेक्शन में आपको अपनी ताकत भी दिखानी पड़ती है और इसीलिए इतना ब्रूटल तरीके से जो है टिकट काटे जाते हैं। कि अभी भी लग रहा है मुझे कि 100 के करीबन टिकट सांसदों के कट सकते हैं और 30 से 35 जो है उत्तर प्रदेश का जैसे जिक्र किया वो किया है। प्रधानमंत्री की जो सरकार में जो शामिल है, मंत्रिमंडल में शामिल है, उसमें से कितने लोगों के टिकट कट जाएंगे ये भी आप नहीं बता सकते। वो बहुत ब्रूटल तरीके से होगा। मुझे लगता है कि 25-30% से ज़्यादा मंत्रियों के टिकट भी कट जाएंगे। तो ये परफॉर्मेंस अपने आप में ही बता रहा है। और जो प्रदीप जी ने बात कही, इस सरकार की एंटी इनकम्बेंसी की प्रॉब्लम नहीं है इस इलेक्शन में, इंडिविजुअल एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। अभी तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सांसदों के नाम जिनके लिए मिसिंग का पोस्टर्स लगने लग गए। जो लोग फिल्मों में तो दिखाई दे जाते हैं लेकिन अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं दिखते। कई लोग मेंटोर बने हुए हैं क्रिकेट के क्षेत्र में, नहीं दिखते एमपी के तौर पर। तो वो उन सब लोगों को उनकी जो एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी भी बड़ा शब्द है। एंटी इनकम्बेंसी तब होती है कि कोई लोग नाराज हों। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि उनके एमपी कौन है। तो उस चक्कर में ये सारी बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाली है। और सरकार के जो 27 करोड़ लाभार्थी इस सरकार ने बनाए हैं, 27 करोड़ लाभार्थी, यदि 27 करोड़ लाभार्थियों से आपने अपने लेवल पर कनेक्ट रखा होता तो भाई साहब आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता। क्या आप वो कनेक्ट रख रहे हैं? ये एक मुश्किल काम है। मोदी है तो मुमकिन है, ये अपने आप में एक पार्टी के लिए चुनौती हो सकती है प्रदीप जी, जैसा हर्षवर्धन जी भी कह रहे हैं, जैसा अभी विजय जी भी कह रहे हैं। जाहिर सी बात है इससे निपटने के लिए, क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का वो भी तो ये जानता होगा ना कि सांसद पूरी तरीके से मोदी के चेहरे पर अब डिपेंडेबल हो गए हैं और अपने क्षेत्रों में वो नहीं निकल रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं। इससे निपटने के लिए कोई तो प्लान भी तैयार पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा होगा कि इस नुकसान से बचा जाए आने वाले चुनावों में। नहीं, उसका तरीका यही होता है कि अलग अलग संगठन के स्तर पर जो है जो लाभार्थी हैं उनसे संपर्क का काम। इसीलिए आप देखिए कि 160-64 सीटें जो सेलेक्ट की हैं बीजेपी ने, जो पिछली बार हारे थे, वहाँ केंद्रीय मंत्री 2 दिन गुजारेंगे, तो 2 रात गुजारेंगे और वहाँ कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, समस्या जानेंगे, उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। इस तरह के कार्यक्रम बहुत सारे चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल सांसदों पर निर्भर है, संगठन की पूरी मशीनरी लगी हुई है। और ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि ये फॉर्म भरने से इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। इससे एक दबाव बनता है कि प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट देनी है, उसका वहाँ असेसमेंट होगा, तो इसलिए कुछ दिखाने के लिए कर रहे हो, कुछ करना पड़ता है, तो इसलिए उसका प्रभाव तो पड़ता है। लेकिन बात वही है कि अगर आप सचमुच जनता के संपर्क में हैं तो आपको इसकी चिंता नहीं होती। फॉर्म भरना है, भर देंगे। कोई जो सांसद काम करते हैं उनके लिए ये रोज़मर्रा का काम है। जो काम किया, संपर्क किया, वो अपलोड कर दिया जो है उस ऐप पर, तो उनके लिए समस्या नहीं है। समस्या उनके लिए जो अपने क्षेत्र में जाते नहीं, कुछ काम करते नहीं, लोगों से मिलते नहीं। सबसे बड़ी नाराज़गी होगी जो कोरोना के दौरान नहीं निकले जनप्रतिनिधि, उनसे। ये विधानसभा में भी देखने को मिला और ये लोकसभा में भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप संकट के समय लोगों के साथ खड़े नहीं होते हैं तो फिर उसका नुकसान उठाना पड़ता है। उसके लिए पार्टी के पास फिर आखिर में एक ही उपाय बचता है कि अगर आप बहुत अलोकप्रिय हैं अपने क्षेत्र में तो आपका टिकट काट दिया जाए, दूसरे को मौका दिया जाए। उसके अलावा तो कोई विकल्प बचता नहीं।
टिकट जब करते हैं हर्षवर्धन जी तो उसके भी बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि कई जो प्रभावशाली लोग हैं वो पार्टी को छोड़ने का दबाव भी बनाते हैं और उनके जो समर्थक हैं वो कितना नुकसान पहुंचाएंगे इसका असेसमेंट भी जाहिर सी बात है कि पार्टी करती है। मैं चर्चा करूं उस पर, एक और खबर इस बीच बता देते हैं। किस्सा कुर्सी में महाराष्ट्र से जुड़ी हुई एक खबर है जहां उद्धव और शिंदे के बीच घमासान मचा हुआ है। शिवसेना के दोनों गुटों के बीच की लड़ाई अब गद्दार दिवस तक पहुंच गई है। उद्धव गुट आज गद्दार दिवस मना रहा है। इस पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कैसे रिएक्ट किया ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं कि शिंदे ने कौन सा बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी में हुए 12,024 करोड़ के घोटाले की एसआईटी से जांच के आदेश दिए हैं। एसआईटी टीम की कमान मुंबई पुलिस कमिश्नर को सौंपी गई है। शिंदे ने जांच का आदेश सीएजी रिपोर्ट के बाद लिया है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोविड के दौरान नवंबर 2019 से जून 2022 के बीच बीएमसी में घोटाला हुआ है। इस दौरान महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी। कल महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुट ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान उद्धव और शिंदे ने मुंबई में शक्ति प्रदर्शन किया। अब उद्धव गुट आज महाराष्ट्र में गद्दार दिवस मना रहा है। दरअसल पिछले साल एकनाथ शिंदे ने आज ही के दिन उद्धव के खिलाफ बगावत की थी, जिसके बाद उद्धव को मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। उद्धव गुट इस मुद्दे पर केवल सियासत ही नहीं कर रहा। संजय राउत ने बकायदा संयुक्त राष्ट्र को खत लिखकर आज के दिन को गद्दार दिवस के रूप में मनाने की मंजूरी मांगी है। संजय राउत का कहना है कि जैसे बाकी दिवस मनाए जाते हैं उसी तरह महाराष्ट्र में गद्दार दिवस भी मनाया जाना चाहिए। सबको मैंने एक पत्र लिखा है, बहुत ही गंभीरता से लिखा है और ये जानकारी दी है कि हमारे पूरे विश्व में बहुत से अलग अलग तरह के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। फादर डे होता है, मदर डे होता है, वैलेंटाइन डे होता है, योगा डे होता है, लेकिन इस विश्व में इतने बेईमान लोग भी पैदा होते हैं। वो अपना समाज और राजनीति का एक हिस्सा भी है। तो उनके स्मरण करने के लिए पूरे विश्व को ये गद्दार हो गए थे या गद्दार है, तो वर्ल्ड ट्रेटर डे, अंतर्राष्ट्रीय बेईमान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गद्दार दिवस, ये मनाने की इजाज़त होनी चाहिए। और इसलिए आप 20 जून आज का दिन है वो तय कर लीजिए कि ये गद्दार दिन है, ये वर्ल्ड ट्रेटर डे है। तो गद्दार शब्द से संबोधित तो लगातार किया जा रहा था उद्धव गुट की तरफ से एकनाथ शिंदे के साथ जो लोग गए थे उनको, लेकिन अब तो एक कदम आगे संजय राउत बढ़ गए हैं। हर्षवर्धन जी, गंभीरता शब्द का इस्तेमाल संजय राउत जी कर रहे थे, ये वाकई गंभीर कदम है संजय राउत का खत लिख देना वर्ल्ड ट्रेटर डे इसको घोषित करने के लिए? अब पता नहीं उद्धव ठाकरे एकदम ही जिसको कहते हैं ना कि वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ कुछ समझ में नहीं आता है। हाथ पे चिकोटी काटनी पड़ती है कि जो नब्ज है, जो शरीर है, जो अंग विशेष है वो सब काम कर रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर आप दिल दिमाग दोनों अंग आपके काम करना बंद कर दें तभी ये कह सकते हैं। और जिस अवस्था में संजय राउत दिख रहे हैं इसके लिए बहुत विशिष्ट प्राणी होने की जरूरत है। ये अवस्था ऐसे नहीं प्राप्त की जा सकती। आप भारत का उपहास करने की कोशिश कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस को आप चिट्ठी लिख रहे हैं। और मुझे पता है कि ऐसे लोग जो हर नेता के आसपास होते हैं, हमने उनका हश्र भी देखा है, न इनका कोई आधार होता है, न इनकी कोई रणनीति होती है। ये अपने मालिक नेता को, और मैं जानबूझ के मालिक नेता शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उसको खुश करने के लिए पार्टी को भी खत्म करते हैं। संजय राउत उसी अवस्था में पहुंच गए और अब जो वो कर रहे हैं पार्टी खत्म करें उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पार्टी आएगी जाएगी, कमजोर होगी बड़ी होगी, लेकिन वो यूनाइटेड नेशंस को ऐसी चिट्ठी जब लिखेंगे, एक समय में भारत दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में है, उसी समय वो चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारे यहां हमारे कुछ लोग हमको लतिया कर चले गए, उसको गद्दार दिवस घोषित कर दो। सच तो यह है कि जो वो चिट्ठी लिख रहे हैं इस पर द्वेष भड़काने के लिए एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। यह समाज में विद्वेष फैलाने वाली बात है। लेकिन मेरी चिंता और मेरी पीड़ा इस बात की है कि देश का उपहास वो उड़ा रहे हैं और उसमें गंभीरता की बात कर रहे हैं। सचमुच वो विशिष्ट अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, कहीं और जाने की आवश्यकता है। अच्छा प्रदीप जी, ऐसे में
उद्धव की क्या भूमिका है, उद्धव ठाकरे की क्या भूमिका है? उनके ही एक नेता संजय राउत अगर इस तरीके से खत लिख देंगे, देश को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, देश पर धब्बा लगाने की कोशिश करेंगे, और जो शीर्ष नेतृत्व है वो चुप्पी साधे रखेगा? नहीं, देखिए, ये मेरी नज़र में बहुत घटिया पॉलिटिकल स्टंट है जिसका कोई मतलब नहीं है। और इसका ये भी मतलब है कि उद्धव ठाकरे में राजनीतिक परिपक्वता नहीं है। अगर होती तो संजय राउत को ऐसे बयानों से रोकते। इससे उद्धव ठाकरे का कोई फायदा नहीं हो रहा है सिवाय नुकसान के। लेकिन चोट कहीं और लगी है और दर्द कहीं और बताया जा रहा है। चोट जो लगी है, देखिए, बीएमसी शिवसेना का ब्रेड एंड बटर है। वहीं से उसकी जीवन ऊर्जा जो मिलती है बीएमसी से ही मिलती है। वहीं से पैसा आता है, वहीं से संसाधन आता है, वहीं से संगठन आता है। उस पर जब भी हमला होता है शिवसेना सबसे ज़्यादा तिलमिलाती है। तो सीएजी की रिपोर्ट में घोटाला बताया गया जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे उस दौरान। अब उसकी जांच होगी, कौन कौन उसके दायरे में आएगा, और बीएमसी के चुनाव भी होने वाले हैं। तो दर्द वहाँ पर हो रहा है, चोट वहाँ पर लगी है। ये बताने की कोशिश, उससे ध्यान हटाने के लिए जो है कि वो गद्दार हैं, गद्दारी की। भाई, इससे पहले तो ऐसा तो हुआ नहीं कि पार्टियां टूटी नहीं, तब आपने गद्दार दिवस की मांग तो नहीं की, तो आज क्यों कर रहे हैं? तो ये मामला कुल है कि संजय राउत को रोज एक शगुफा छोड़ने के लिए चाहिए, कुछ इस तरह का छोड़ने के लिए चाहिए जिससे टीवी पर उनकी बाइट चल सके, उनका चेहरा आ सके। इससे ज़्यादा और कुछ उसका मकसद नहीं होता। और इस सारे प्रयास में वो सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे और अपनी पार्टी का नुकसान करते हैं। बीएमसी में घोटाला उजागर हो रहा है, क्या आप भी विजय जी इसे इसी की देन मानते हैं कि घोटाले पर अगर बात हुई, घोटाले पर अगर एक्शन लिया गया, तो आप आ गए गद्दार दिवस को मनाने पर, आप आ गए ऐसी जगह चोट करने पर जिससे आप देश को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल, ये बीएमसी जो है ना, वो सच मायने में शिवसेना की ब्रेड एंड बटर है। और वहाँ एक बड़ा घोटाला, और वो भी उद्धव सरकार के दौरान हुआ, उस पर सीएजी की रिपोर्ट आ जाए और उस पर शिंदे सरकार जांच बैठाने की बात कर ले, तो ये एक बड़ा मामला है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिए भी, उद्धव सरकार के लिए भी, शिवसेना के लिए भी। तो वो मसला है। मुझे एक शेर याद आ रहा है छोटा सा, कि जिंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। अब संजय राउत साहब को, उद्धव ठाकरे साहब को आईना साफ करने की ज़रूरत नहीं है, चेहरे पर जो धूल है। और ये जो सब कुछ हुआ, उसको सबसे मुश्किल काम यही है कि अपने गिराबा में झांकना। कौन बांधेगा अपने गले में घंटी? और जैसे त्रिपाठी जी ने कहा कि मालिक नेताओं के लिए मोर लॉयल देन किंग होना, उसको नेता के लिए भी नुकसानदायक है और पार्टी के लिए भी नुकसान है। और यही नुकसान वो कर, मैं इसको बहुत सीरियसली लेता नहीं कि वो यूनाइटेड नेशंस को चिट्ठी लिख रहे हैं। ये तो एक तमाशा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब उनको अपना चेहरा देखने की ज़रूरत है और कैसे संगठन को ठीक किया जा सके, तैयार किया जा सके, उस पर काम करना चाहिए। 1 साल बाद कम से कम ये रिव्यू उनको करना चाहिए था कि हम कैसे आगे बढ़ें, जो हो गया उस गलती से आगे कैसे निकलें। पार्टियां तो टूटती रहती हैं, पार्टियां भी टूटती है, नेता भी, लेकिन अब वो 1 साल तक अभी उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं कि हम उनके पास क्या नया एक्शन प्लान है। जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।